हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट मैन एवर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो इस वीडियो के अंदर मैं यूजीसी नेट और सीयूईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड बी.आर. अम्बेडकर जी को लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर अप करने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, उनके द्वारा किए गए फेमस सत्याग्रह, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें, उनको मिले गए इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो ऑब्वियसली बी.आर. अम्बेडकर जी का जो जीवन काल है उसको एक वीडियो में समेट पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट मैन और उन्होंने भारत के लिए और एक मनुष्य होने के नाते सभी लोगों के लिए जो जो योगदान दिया है काबिले तारीफ है। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगी कि जितना भी मैं उनके द्वारा योग्यताएं जो उनकी हैं उनको आप तक पहुंचा सकूं और आपको इनके सहारे कुछ हेल्प मिल सके अपने एग्जामिनेशन में या फिर आपकी जो भी आपका जीवन है उसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल एडुग्रेबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो साथ ही साथ यूजीसी नेट और सीयूईटी पॉलिटिकल साइंस का फ्री प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट का सिलेबस है। मैंने यहाँ पे सीयूईटी का क्यों नहीं डाला है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा सिलेबस है एंड ऑफ कोर्स सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन है वो अपने सिलेबस पे स्टक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और अगर बुक लिस्ट जाननी है तो उसके रिगार्डिंग भी मेरी वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। सो बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत के इतिहास में एक बहुत ही सफलता का हाथ रखते हैं और एक बहुत ही बड़ा रोल जिन्होंने अदा किया है भारत के इतिहास में, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर को हम लोग प्यार से बाबा साहेब अम्बेडकर भी बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर। तो हम सभी को ये कभी ना कभी बचपन से बताया ही गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। साथ ही साथ he was the great law minister that India could ever have। बट बी.आर. अम्बेडकर के जितने योग्यताओं के बारे में हम जानते हैं, जितनी सफलताओं के बारे में हमने सुना है, उन उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। तो उनके संघर्षों और योग्यताओं दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उनका जो जन्म होता है वो एक बहुत ही साधारण सी फैमिली के अंदर होता है, महार फैमिली, जिसको दलित कास्ट का माना जाता था। उनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली के 14th चाइल्ड थे, 14वें बच्चे थे। तो घर में सबसे छोटे थे, तो ज़्यादा कुछ उम्मीदें उनसे थी नहीं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी उन्हें हमेशा स्कूल के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक दलित कास्ट से आते थे। और बहुत छोटी उम्र से उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जो ये हमारे साथ हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन है और एज ए ह्यूमन बीइंग आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते बेस्ड ऑन देयर कास्ट। तो काफ़ी बचपन से ही उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा था, झेला था, साथ ही साथ आवाज़ भी उठाई थी। धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और उन्होंने किसी भी वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं किया, कोई रिवॉल्ट नहीं किया, बस अपनी शिक्षा को अपना हथियार बनाकर अपने जो वचन थे उससे ही लोगों को प्रभावित किया। और आज हम अम्बेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियाज लॉ मिनिस्टर। 1990 के अंदर उनको भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया था। और आप सभी ने कभी ना कभी जय भीम स्लोगन का नाम सुना ही होगा। तो जय भीम भी बाबा साहेब अम्बेडकर के रिस्पेक्ट में इस स्लोगन को बोला जाता है। जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो बी.आर. अम्बेडकर जी के योगदान को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उनको एक तरीके से बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं और आप हमारे लिए आपने जितने भी अपने अलग अलग मूवमेंट्स चलाए और जितने भी आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दलित
या फिर जितने भी हमारे छोटी कास्ट के लोग जिनको माना जाता था, उनके लिए आपने जितनी आवाज़ उठाई है और जितनी प्रोविजंस उनको दिलवाए हैं, उन सभी के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। उसके लिए जय भीम का नारा इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन की अगर बात करें तो ही वॉज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। 1907 के अंदर उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया था। उसके बाद उनको बाद में स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, तो ज़्यादा पैसा उनके पास था नहीं। लेकिन बाद में 1913 में उन्हें बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखा था। तो 1912 में वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से, अब्रॉड से पीएचडी को हासिल किया था, वो भी इन इकोनॉमिक्स इन पॉलिटिकल साइंस। डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स उन्होंने अब्रॉड से पहले भारतीय होने की नाते करी। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट कर दिया था। 1916 में उन्होंने अपना एमए पास किया। बाद में उन्होंने पीएचडी, आपको ऑलरेडी बताया। और उनकी थीसिस का नाम क्या था, ये पहले कई बार पेपर में पूछा गया है। दैट्स अ PYQ, चाहे आपका CUET हो या फिर UGC नेट हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, एग्जामिन्स द कॉज फॉर द रुपीज फॉल इन वैल्यू। तो रुपीज का जो वैल्यू में फॉल हो रहा था उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपना ये थीसिस लिखा था ड्यूरिंग दिस PhD। अगर हम उनकी मेजर कामों की बात करें, मेजर किताबों की बात करें, जो कि ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मानी जाती है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि उन्होंने 1936 के अंदर लिखी थी। हिंदू रिलीजन और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने लिखी थी। वो ऑल ओवर हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर जिस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया जाता था और जिसके बेसिस पे अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता था, वो उस चीज़ के खिलाफ थे। साथ ही साथ वो मेल डोमिनेशन सोसाइटी के भी खिलाफ थे, जिस तरीके से वुमेन्स को हमेशा सबऑर्डिनेट माना जाता था या उन्हें दबाया जाता था। साथ ही साथ उनका एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है हु वर शूद्रास। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वर्णाश्रम में आपने सुना होगा ऊपर वालों को ब्राह्मण बोलते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद वैश्य एंड देन शूद्र। शूद्र यानी कि पैर, ब्रह्मा जी के पैर। तो 1946 में ही एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्क हु वर शूद्रास एंड हायरार्की ऑफ द कास्ट सिस्टम को वो इस किताब के अंदर समझाते हैं। देन उनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। जिनको अछूत माना जाता था समाज में, उन्होंने बताया कि वे कौन हैं और वे अछूत कैसे बनते हैं, जो कि आती है 1948 में। देन कम्स बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये किताब उनके लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को बताती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि बाबा साहेब अम्बेडकर डिस्क्रिमिनेशन झेला। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किस धर्म के अंदर पैदा होऊंगा, किस कास्ट के अंदर पैदा होऊंगा, और शायद ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सारी इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उनका ये कहना था कि मैं पैदा होना तो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं किस धर्म के अंदर, किस जाति के अंदर पैदा होना चाहता हूँ, लेकिन मरना मेरे हाथ में है कि मैं कैसा इंसान, कौन से धर्म या कौन सी जाति का होके मरना चाहता हूँ। तो उनके लाइफ के एंड डेज में उन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। वो एक ऐसे रिलीजन की तलाश कर रहे थे जहाँ पे ऊंच नीच का कोई फर्क ना हो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें, बुराइयाँ, कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती हो। तो एट द एंड उनको बुद्धिज्म के अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं चाहिए थी उसके अगेंस्ट जाकर के उनको एक बहुत ही शांतिपूर्ण एक धर्म उनको दिखता है बुद्धिज्म, उसके अंदर करते हैं एंड देन लिखते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा। 1957 के अंदर ये आती है, और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। ठीक है, नाउ Buddhism, Ambedkar has also mentioned that it is one of the 3 books which will form the proper understanding of Buddhism along with the Buddha and Karl Marx and revolution and counter-revolution in ancient India. तो हालांकि उनका जो देहांत था वो 1956 के अंदर हो चुका था, लेकिन उनकी आखिरी बुक यही थी जो बाद में पब्लिश होती है। Ambedkar's fight against untouchability। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो पढ़ाई में तो हमेशा से ही तेज थे, लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद उन्हें हमेशा से शिक्षा जगत के अंदर भी अनटचेबिलिटी, जिसको अछूत कहते हैं, उस बीमारी का सामना करना पड़ा था।
तो वो इतना छोटे थे, उसके बावजूद उन्हें सारी बातें समझ, ये सब जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। और उसके बाद से उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और दलित लोगों के लिए काम करने के लिए अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। He provided provisions in the Indian Constitution that guarantees the civil liberties for the individual like freedom of religion, abolition of untouchability. जैसे कि मैंने कहा कि उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने हम लोगों को ऐसी सिविल लिबर्टीज दिलवाई हैं, जैसे कि आप अपने किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई भी अनटचेबिलिटी या फिर अछूत जैसी प्रथाओं को प्रचलन में नहीं लेकर आएगा, कोई भी ऊंच नीच का फर्क नहीं करेगा। सभी लोग के लिए जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल बराबरी के साथ बात करता है और सभी कानून की नज़र में बराबर है। तो ये सारी जो प्रोविजंस हैं उन सभी के पीछे बी.आर. अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा है और इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ही फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे जो ऐसे लोगों के लिए फाइट करते थे, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो ये जो सभा थी, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो कि इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से भी जानी गई बाद में, तो इन सब के लेकर ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे वो अनटचेबिलिटी या फिर इन चीज़ों के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते थे या ऐसे लोगों के लिए काम करते थे। He also started the 5 periodicals for the defense of Dalit right. तो 5 periodical जैसे kind of newspaper होते हैं, magazines होती हैं, उसके लिए उन्होंने ये निकाले थे। पहला था मूक नायक जो कि 1920 में आता है, देन बहिष्कृत भारत जो 1924 में आता है, उसके बाद समता जिसको इक्वालिटी कहते हैं 1928 में, देन जनता 1930 एंड प्रबुद्ध भारत एनलाइटेंड इंडिया 1956। सो दीज ऑल आर वेरी, और पहले भी एग्जामिनेशंस में इनको काफ़ी बार पूछा गया है, तो ज़रूर से इसको याद रखिएगा। नाउ 1927 में अम्बेडकर हैड डिसाइडेड टू लॉन्च एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, क्योंकि जो छुआछूत की बीमारी थी वो समाज में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी और लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस किया करते थे। इवन देन अगर कोई हाई कास्ट का पर्सन किसी अनटचेबल पर्सन को छू भी लेता था, किसी दलित कास्ट के पर्सन को गलती से छू भी लेता था, तो वो जब तक स्नान नहीं कर लेते थे उनको लगता था कि अब हम अपवित्र हो चुके हैं और जब तक हम स्नान नहीं करेंगे हम पवित्र नहीं होंगे। साथ ही साथ जिस भी जगह पर वो कपड़े धोते हैं वहाँ पे उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, जहाँ से वो पानी पीते हैं वहाँ से उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं थी। जिस स्कूल के अंदर जो बच्चे साथ में हैं वो साथ में नहीं बैठ सकते हैं, सेम टैप से पानी नहीं पी सकते हैं। इस तरीके की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस जो हो रही थी उसके अगेंस्ट अम्बेडकर जी आवाज उठाते हैं। एंड फाइनली जो हमारी एक हिंदू किताब है जिसके अंदर लॉज ऑफ मनु को कहा जाता है कि वो हमारी धरती पर पहले आए थे, तो उसके अंदर मनुस्मृति के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो कहीं ना कहीं कास्टिज्म को सपोर्ट करती हैं और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करती हैं। तो वो मनुस्मृति को फाइनली जला देते हैं ये दिखाने के लिए कि जब तक आप ऐसी बेकार किताबों को बंद आंखों के साथ फॉलो करोगे समाज से ये बुराइयां कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो वो उसको सरेआम जला देते हैं पब्लिकली 25 दिसंबर 1927 को। दिस इज अगेन अ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको हम मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से भी जानते हैं। देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। सो पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द दलित कास्ट। तो अम्बेडकर जी का ये कहना था कि अगर आप राजनीति को देखें तो राजनीति में आपको हर जगह लोग दिखाई देंगे और जब तक सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हाई कास्ट लोगों के हाथ में है वे कभी भी दलित या फिर लोअर कास्ट के लोगों की समस्याओं को ना तो कभी समझेंगे और ना ही कभी उनके निवारण के लिए काम करेंगे। तो फाइनली वो गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट साइन करते हैं जिसमें वो रिजर्वेशन दिलवा देते हैं उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर। सो महात्मा गांधी उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे पहले, क्योंकि उनको लगा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वजह से हमारा जो हिंदू कम्युनिटी है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फाइनली उनको अम्बेडकर जी की बात माननी ही पड़ती है। सो 1990 के अंदर ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। साथ ही साथ उन्होंने 5 स्टेप्स को सजेस्ट किया था टू रिमूव द अनटचेबिलिटी और उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए। पहला,
दे शुड रिफ्यूज टू डू द ट्रेडिशनल अनटचेबल वर्क। तो ये ट्रेडिशनल अनटचेबल वर्क क्या होते थे? फॉर एग्जाम्पल जो मलमूत्र होता है हाई कास्ट लोगों का, उसको साफ करना, नाली उनके घरों में काम करना, ये सारे जो काम थे वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए ही थे कि ये अनटचेबल्स लोग ही करेंगे, लोअर कास्ट के लोग ही करेंगे, क्योंकि ये सब जो काम है वो बाकी अदर कास्ट के लोगों को शोभा नहीं देते हैं। दे शुड एजुकेट देमसेल्व्स, तो उनको खुद को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप अपनी कंडीशंस को सुधार सकते हो। दे शुड बी टेक पार्ट इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यही जो रिजर्वेशन की अभी हमने बात पढ़ी वो इसी के लिए था, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको सरकार के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, और रिप्रेजेंटेशन आपका तभी बढ़ेगा जब आप अपने खुद के जो चुने हुए प्रतिनिधि उनको वहां तक भेज पाओगे, और वो चुने हुए प्रतिनिधि तब पहुंचेंगे जब वो एजुकेट होंगे। ठीक है, तो जब तक आप सरकार में भागीदारी नहीं दिखाओगे तब तक सरकार आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। दे शुड यूज लीगल सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। आपको हमेशा सेफगार्ड्स यानी कि संविधान के थ्रू आपको जो भी कानूनी तौर पर अधिकार मिले हुए हैं उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके अपने राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, ना कि कभी भी हथियार उठाने मतलब वायलेंस नहीं करना है। आपको हमेशा शिक्षा के जो मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो लीगल राइट्स दिए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के साथ ही आपको अपनी स्थिति में सुधार करना है। ऑल फॉर्म्स ऑफ कास्ट मस्ट बी एबॉलिश्ड। ये जितना भी वर्णाश्रम के नाम पे पूरा कास्टिज्म चल रहा है वो सारा आपको समाज से खत्म करना होगा, तभी हर एक पर्सन इक्वल हो पाएगा। जब तक ये कास्ट सिस्टम रहेगा कि कौन हाई कास्ट का है कौन लो कास्ट का है, तब तक ये अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन कभी भी समाज से खत्म नहीं हो सकता, और इसी तरीके से समाज को दूषित करता रहेगा। नाउ हिज पॉलिटिकल जर्नी। तो उनका जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा रहा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने बहुत उनकी तारीफ करी, तो उसी तारीफ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। He gave the India's moral and social foundation, ethical order of constitutional democracy। तो उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए हमारे पास, जिसमें कि डिसएडवांटेज सेक्शन जो सोसाइटी का है वो भी देख सके कि हमारे लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, और हमारे लिए भी ये देश ये कंट्री उतनी ही है जितनी आपकी है। So 1936 में he founded the Independent Labour Party which contested 1937 का election into the Central Legislative Assembly for 13 रिजर्व थी उसके अंदर एंड 4 जनरल सीट थी। He secured 11 and 3 सीट्स respectively। 13 में से 11 सीट उनको मिली और 4 में से 3 उनको सीट मिली। Then 1937 में अम्बेडकर tabled a bill in Bombay Legislative Assembly aimed at abolishing the Khoti system by creating a direct relationship between the government and the farmers। तो ये खोटी सिस्टम क्या था? जो खोटी थे, जो खोट्स जिनको कहा जाता था, वो बड़े जमींदार थे। तो बड़े जमींदार जो क्या किया करते थे, जो किसान लोग होते थे उनसे वो टैक्स को वसूलते थे, और उन टैक्स को वसूल के वो ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उनको छूट दे रखी थी कि आप अपनी मर्जी से कितना भी टैक्स को वसूल कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये खोटी सिस्टम को हटाया जाए और जो भी गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच का रिलेशनशिप है उसको डायरेक्ट किया जाए। देन कम्स द लाहौर रेजोल्यूशन, जिसके अंदर मुस्लिम लीग डिमांडिंग पाकिस्तान, बट पाकिस्तान के रिगार्डिंग अम्बेडकर ने कहा 400 पेज का टैग टाइटल थॉट ऑन पाकिस्तान उन्होंने पब्लिश किया, विच एनालाइज पाकिस्तान इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर उनके क्या विचार हैं वो सारे प्रस्तुत किए। Then Ambedkar argued that Hindus should concede Pakistan to the Muslims, and Ambedkar also criticized Islamic practice in South Asia. While justifying the partition of India, he condemned the child marriage and mistreatment of women in Muslim society. तो अंबेडकर जी ने हमेशा से, मैंने आपको बताया ही कि बचपन से उन्होंने शोषण को देखा था, अनटचेबिलिटी को देखा, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं। तो अंबेडकर जी भली भांति जानते थे कि सबॉर्डिनेट होना या किसी और का आप पे डोमिनेशन करना, आपको दबाना क्या होता है। तो अंबेडकर जी का कहना था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम्स को चाहिए जहाँ पे उनको लगता है कि वो ज़्यादा खुश रह पाएंगे, फ्री तरीके से रह पाएंगे, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। तो वो कहते थे कि अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान चाहिए तो आप उनको दे दीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में चाइल्ड मैरिज हो रहा था वो उसके भी खिलाफ थे।
प्रथाओं को सपोर्ट नहीं करते थे, वो केवल उनकी डिमांड को समझ पा रहे थे। साथ ही साथ मुस्लिम सोसाइटी के अंदर उनका कहना था कि विमेन को काफी सबॉर्डिनेट किया जाता है और उनको काफी मिसट्रीट किया जाता है, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी। In June 1940, he was arrested for 2 years because of his anti-war speeches. मैंने आपसे कहा ही कि वो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, तो बहुत ही जल्दी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे अपने भाषणों के थ्रू। सो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में ही ब्रॉडकास्ट रेगुलरली ऑन द कांग्रेस रेडियो। वो लगातार रेडियो पे आकर लोगों के साथ अपनी बातचीत किया करते थे। मई 1944 में ही वॉज कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड इन द लाहौर फोर्ट। तो जो लाहौर का फोर्ट था उसके अंदर उनको बहुत टॉर्चर किया गया, बट उनका जो रिमार्केबल स्ट्रगल रहा है हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो सिविल लिबर्टीज उन्होंने हमें दिलवाई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो काबिले तारीफ भी अम्बेडकर जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सिविल लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ गोवा के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया था। नाउ अम्बेडकर एंड गांधी, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि 1932 में डिप्रेस क्लासेस के लिए उन्होंने रिजर्वेशन मांगा था, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। बट गांधी जी को काफी डर था कि कहीं ना कहीं ये डिवीजन को कर देगा हिंदू सोसाइटी के अंदर। बट गांधी प्रोटेस्टेड बाय फास्टिंग। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी डिमांड को नहीं छोड़ोगे मैं फास्ट करूंगा। बट फॉलोइंग द फास्ट, कांग्रेशनल पॉलिटिशियंस एंड एक्टिविटीज सच एज मदन मोहन मालवीय एंड पलवांकर बालू ऑर्गेनाइज जॉइंट मीटिंग विद अम्बेडकर। तो बाकी के जो लोग थे उन्होंने अम्बेडकर जी के साथ मीटिंग करी और फाइनली ये चीज डिसाइड होती है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। नाउ द मोस्ट फेमस, द महाद सत्याग्रह। तो महाद सत्याग्रह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में, जो कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपना एक कहते हैं ना रेजिस्टेंस को शो किया उन्होंने। तो वो था उनका महाद सत्याग्रह, जो सबसे फेमस है, जो 1927 में हुआ था। तो बेसिकली महाद में जो एक कम्युनिटी थी, उसको जो पब्लिक वाटर का जो जगह था वहां से उनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी, तो उनको प्रोहिबिट किया जाता था वहां पे। तो इन दिसंबर उन्होंने मनुस्मृति को वहीं जाकर के जलाया था और उन्होंने सिंबॉलिक रिजेक्शन दिखाया कास्ट सिस्टम का, कि मैं इस कास्ट सिस्टम को सरेआम नकारता हूं। सो बाबा साहेब अम्बेडकर का ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट रहा है फॉर द दलित इमेंसिपेशन। दलित लोगों की इमेंसिपेशन वो चाहते थे। इसको महाद सत्याग्रह 1927 के नाम से जाना जाता है। एंड अनटचेबल्स अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ अम्बेडकर। नाउ ऑन रिलीजन। सो धर्म को लेकर अम्बेडकर जी क्या कहते थे। सो 1935 में मैंने आपको बताया है कि उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू के अंदर जन्मा जरूर, हिंदुइज्म के अंदर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कुप्रथाएं हैं। सो ही वॉज बॉर्न एज हिंदू बट वुड नॉट डाई एज हिंदू। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने कहा था कि ये मेरे बस में नहीं था कि मैं किस धर्म में पैदा होऊंगा, लेकिन मरना मेरे हाथ में है कि मैं किसके धर्म में मरना चाहता हूँ या किस धर्म का होकर मरना चाहता हूँ। ठीक है। So Ambedkar was a critical of Hindu religious texts and epics and wrote a book titled Riddles in Hinduism. तो वो हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदू रिलीजन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इसके अंदर जो कुप्रथाओं को सपोर्ट किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था, वो उनके खिलाफ थे। सो कम्युनिज्म को लेकर वो क्या कहते हैं, उनका 1956 में एक टेक्स्ट आया था, बुद्धा और कार्ल मार्क्स एंड बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, जिसके अंदर उन्होंने मार्क्सिज्म की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा कि हमेशा से सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा मास है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं अदर पीपल को। However, he did not see the exploitation as purely economic, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो प्योरली इकोनॉमिक था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी था, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम था। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि एक्सप्लॉइटेशन होता जरूर है, लेकिन हमेशा ये इकोनॉमिक टर्म्स में हो, ये होना जरूरी नहीं है। सो ही ऑल्सो सो कम्युनिस्ट एज विलिंग टू रिजॉर्ट एनी मीन्स टू अचीव प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन इंक्लूडिंग द वायलेंस। तो उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स या फिर कम्युनिस्ट जो लोग हैं, जिनको हम साम्यवादी कहते हैं, वो इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए भी राजी हैं, लेकिन मैं हमेशा डेमोक्रेटिक और पीसफुल मायनों के अंदर ही बिलीव रखूंगा। तो अम्बेडकर बिलीव्ड इन क्लासलेस सोसाइटी। उन्होंने कार्ल मार्क्स के क्लासलेस सोसाइटी को जरूर सपोर्ट किया, लेकिन मैंने आपको उनके चेंजेस भी बताए हैं कि वो क्या सपोर्ट नहीं करते थे।
नो अम्बेडकर डेमोक्रेसी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अम्बेडकर जी को आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर समझ जाओ, ताकि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो उन्होंने क्या कहा कि माइनॉरिटी द अपॉर्चुनिटी इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा ही कि जो छोटे कास्ट के लोग जिनको माना जाता था, उनके ऊपर हमेशा से जो बड़ी हाई कास्ट के लोग थे वो उनको दबाया करते थे। तो उनका ये मानना था कि हमेशा से जो माइनॉरिटी ऑफ द पीपल होते हैं, जो सोसाइटी में अपने आप को समझते हैं कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो उनको भी सरकार के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख सकें। सो माइनॉरिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड थ्रू देयर ओन मेंबर्स, और उनको वही लोग रिप्रेजेंट करने चाहिए क्योंकि वही उनकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। प्रिवेंट द टायरनी ऑफ मेजोरिटी इन एग्जीक्यूटिव। हमेशा एग्जीक्यूटिव के अंदर मेजोरिटी की टायरनी को हमेशा उससे बचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव फॉर गुड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो भी सरकारी कामकाज है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ही ऑल्सो डिफाइंड द रोल ऑफ अ स्टेट इन अ डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र के अंदर राज्य का क्या रोल होता है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। To maintain rights of every citizen is very very important to remove social and political economic inequalities and गारंटी करनी चाहिए माइनॉरिटी के कम्युनिटीज को। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हम लोग कर सकते हैं? अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, क्योंकि वायलेंस को वो हमेशा नकारते हैं। फॉर सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मस्ट नॉट लेट ले लिबर्टी ऑन द डीड ऑफ अनदर मैन। तो हमेशा कभी भी अपनी आजादी को किसी और की मेहरबानी पे आप निर्भर मत रखिए। आप अपने लिए खुद लड़िए, अपने आप को एजुकेट करिए और उस जगह पर पहुंचिए जहां पे आप अपने लोगों के लिए, अपने लिए काम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे सारे रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र को आपको सामाजिक लोकतंत्र के अंदर परिवर्तित करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो स्टेट को बनने के है कि मनु आया था और मनु पहला राजा था हमारी पृथ्वी का, तो ऐसी सारी डिवाइन थ्योरीज को वो पूर्ण तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं और उन्होंने कहा ये सारी सुपरस्टिशंस हैं। द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बीइंग गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द लोअर पार्ट। ये रिगार्डिंग कास्टिज्म कहा जा रहा है, क्योंकि कास्टिज्म के अंदर क्या था, उसमें कहा गया था कि ब्रह्मा जी की बॉडी से ब्रह्मा और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी पूरा जो बॉडी होता है वो सेम तरीके का होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुख से जो निकला है उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और जो पैरों से निकला उसको कम इंपॉर्टेंस दो। हमारी पूरी बॉडी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब वीडियो के एंड करते हैं उनके कुछ फेमस कोट्स के साथ। तो पहला है, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड। दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगॉट हिस्ट्री। जो इतिहास को भुला चुके हैं वो इतिहास बना नहीं सकते हैं। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैंने आपसे कहा था कि हिंदुइज्म के अंदर डिस्क्रिमिनेशन दिखता था, तो लिबर्टी, इक्वालिटी की बात हिंदुइज्म उनको बिल्कुल नहीं दिखती थी। उन्होंने कहा मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारे को प्रमोट किया जाता हो। इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। And it is a PYQ and it is a very very famous statement of PR Ambedkar। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी भी देखूंगा कि संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं सबसे पहला पर्सन होगा उस संविधान को चलाने वाला। इतना उनका विश्वास था हमारे भारत के संविधान के ऊपर। I measure the progress of community by the degree of the progress which its women have achieved। Again a very very important quote, that's again a PYQ, previous year question। उन्होंने कहा कि एक समाज कितना प्रोग्रेस कर रहा है, मैं ये इस चीज से नापूंगा कि उस समाज के अंदर विमेन ने क्या क्या अचीव किया है। क्योंकि विमेन अगर वहां पे सेव है, विमेन को अगर एजुकेशन मिल रही है, विमेन वहां पे प्रोग्रेस कर पा रही है, इसका मतलब वो समाज, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत नहीं है तो कुछ तो समझ में आई होगी और कुछ तो वीडियो में पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अम्बेडकर जी की जर्नी के बारे में कितना कुछ जानने को मिला है और कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रही है। तो सो दैट मुझे पता चल सके कि और वीडियोस लेकर आनी है आईपीटी की या फिर नहीं लेकर आनी है। तो प्लीज कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड फ्री प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पे हमारे साथ मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।